Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss chapter number 22, Chemical Coordination and Integration of class 11th NCERT. This is the part 2 video of this chapter and this is the last chapter of this class 11th. Okay, question number 9. 8 तक हमने already complete कर लिया है. Question number 9. Cortisol is secreted by. Cortisol किससे secrete होता है? तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो आपके एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड से आपके दो टाइप के इसमें पार्ट्स होते हैं. एक तो होता है एड्रिनल मेड्यूला एंड द सेकेंड वन इज एड्रिनल कॉर्टेक्स. ठीक है, जो आपके एड्रिनल मेड्यूला है उससे आपके दो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, दैट इज एपिनेफ्रिन एंड द सेकेंड वन इज नॉर एपिनेफ्रिन. ठीक है, नॉर एपिनेफ्रिन. एड्रिनल कॉर्टेक्स से आपके तीन टाइप्स के हार्मोन रिलीज होते हैं, यानी कि अभी फिलहाल इसमें तीन है. पहला है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेकेंड वन इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड द थर्ड वन इज गोनाडोकॉर्टिकॉइड. ठीक है, ये तीन टाइप के इसमें रिलीज होते हैं. जो आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है ये कॉर्टिसोल रिलीज कर रहा है, कॉर्टिसोल. मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है वो आपका एल्डोस्टेरॉन रिलीज करता है, एल्डोस्टेरॉन. और जो आपका गोनाडोकॉर्टिकॉइड है ये आपका एंड्रोजन रिलीज कर रहा है. ठीक है, कॉर्टिसोल जो है आपका कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन या फिर फैट, इनके मेटाबॉलिज्म के लिए काम करता है. ठीक है, यानी कि बॉडी में मेटाबॉलिज्म बेहतरीन तरीके से चलता रहे, कॉर्टिसोल उसके लिए जिम्मेदार है. एल्डोस्टेरॉन जो है वो बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और जो एंड्रोजन है वो जो आपके गोनाड्स में जो भी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, जैसे ओवरी में एस्ट्रोजन या फिर जो आपके मेल्स में जो है टेस्टोस्टेरोन का रिलीज हो रहा है, ये सब आपके गोनाडोकॉर्टिकॉइड में आते हैं. ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन पूछा है कॉर्टिसोल इज सिक्रीटेड बाय, तो कॉर्टिसोल इज सिक्रीटेड बाय एड्रिनल. इन्होंने ऊपर से पूछ लिया था कौन सा ग्लैंड है जो किसको रिलीज कर रहा है, तो एड्रिनल ग्लैंड है. ठीक है, थाइमस जो है वो थाइमोसिन रिलीज कर रहा है. ठीक है, और थाइमोसिन जो है वो आपके टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन के लिए हेल्प करता है. ठीक है, टी लिम्फोसाइट. थायराइड ग्लैंड जो है वो आपका T3 और T4 को रिलीज कर रहा है, यानी कि ट्राइआइडोथायरोनिन एज वेल एज टेट्राइडोथायरोनिन. पेनक्रियास जो है वो आपके इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, इंसुलिन प्लस ग्लूकागॉन इसको रिलीज कर रहा है. दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं. ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन. जब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आप इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हो, तो इंसुलिन क्या कर रहा है, ये ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, तो ग्लूकागॉन जस्ट उसका ऑपोजिट काम कर रहा है, तो ये ग्लूकोज का लेवल को बढ़ाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से पेनक्रियास के हार्मोन्स का काम है. ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर है एड्रिनल, क्वेश्चन नंबर 9 का सी. क्वेश्चन नंबर 10, अ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल. जो नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल है ना, उसके लिए अगर कोई ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल पूछा होता तो आंसर हो जाता पीनियल ग्लैंड. ठीक है, पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज कर रहा है जिसका नाम है मेलाटोनिन, और ये मेलाटोनिन जो है वो आपके स्लीप वेक साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो यहाँ पे 10 का सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. इंसुलिन आपका रिलीज हो रहा है कहाँ से, पेनक्रियास से. ठीक है, गैस्ट्रिन आपका रिलीज हो रहा है जीआई ट्रैक्ट से, और एपिनेफ्रिन आपका रिलीज हो रहा है एड्रिनल मेड्यूला से. ठीक है, एड्रिनल मेड्यूला से एपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा है. मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल. क्वेश्चन नंबर 11, हॉर्मोन्स आर कॉल्ड केमिकल सिग्नल्स. ठीक है, केमिकल सिग्नल कहते हैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, बहुत ही ट्रेस अमाउंट में ये रिलीज होता है. ठीक है, और अपने टारगेट साइट को जाके सीधे स्टिमुलेट कर देता है. ठीक है, तो उनका जो एक्शन होता है डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर्स. ठीक है, यानी कि हार्मोन्स जहां भी रिलीज हो रहा है वो काम तभी कर पाएगा जब उसका रिस्पेक्टिव रिसेप्टर आके उससे बाइंड करेगा. मतलब वो आएगा नहीं, वो रिसेप्टर के पास, कौन, हार्मोन, क्योंकि ये केमिकल है ना, तो केमिकल जाएगा उस रिसेप्टर से बाइंड करेगा एंड देन वो कोई भी टारगेट टिश्यू को स्टिमुलेट या इनहिबिट कुछ भी कर सकता है.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लोकेशन फॉर द रिसेप्टर इन केस ऑफ प्रोटीन हार्मोन। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्टीरॉयड हार्मोन पूछा है, प्रोटीन हार्मोन पूछा है, तो सबका अपना एक स्पेसिफिक जगह होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो स्टीरॉयड हार्मोन का जो रिसेप्टर है वो इस न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, और जो आपके प्रोटीन हार्मोन है इसका जो स्टिमुलस होता है, इसका स्टिमुलस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही होता है। ठीक है, मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और किसी भी प्रोटीन वाले जो हॉर्मोन्स होते हैं वो यहाँ पे मान लीजिए आया। ठीक है, प्रोटीन हार्मोन आया, इसने बाइंड किया, इन रिसेप्टर्स ने बाइंड किया। अभी ये रिसेप्टर्स क्या है, क्लोज हैं। जैसे ही बाइंड करेंगे और इनको पता चलेगा कि हाँ ये इसी रिसेप्टर का हार्मोन है, यानी कि लाइक मैच करेंगे, तो ये जो रिसेप्टर है ये अभी इसी रिसेप्टर को बता रही हूँ, अब ये रिसेप्टर जो है वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा और जो भी काम करना है वो काम करेगा। या तो हार्मोन को अंदर भेजेगा या तो ये हार्मोन को बाइंड कर लेगा और किसी और को जो है वो एक्टिवेट कर देगा, जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी मैसेंजर एक तरीके से। ठीक है, सेकेंडरी मैसेंजर। अब सेकेंडरी मैसेंजर क्या होता है, यहां से भी क्वेश्चन आया था लास्ट टर्न पे, हमने किया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे आपके सेकेंडरी मैसेंजर्स होते कौन कौन से, जैसे साइक्लिक एएमपी है, ठीक है, IP3 है, आपके कैल्शियम है, ये सब आपके सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर्स क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए रिसेप्टर पे कोई आके हार्मोन बाइंड किया, तो हार्मोन बाइंड किया तो हार्मोन अंदर नहीं आया बल्कि उसने किसी और को इन्फॉर्मेशन दे दिया, भाई ये चीज वहां पहुंचा देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी के घर पे गए कोई सामान देने के लिए, तो कोई भी गेट पे कोई भी आया, आपने वो सामान उसको दिया और बोला कि अंदर मालिक को दे देना। ठीक है, तो अब वो जो बंदा है जो लेके गया मालिक के पास, वो सेकेंडरी मैसेंजर कहलाने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से, यानी कि मेन मैसेंजर नहीं है, ये सेकेंडरी मैसेंजर है जो कि फाइनल टारगेट टिश्यू को जाके स्टिमुलेट करेगा। जो भी इसका काम होगा, हार्मोन का जो भी फंक्शन होगा, उस प्रोटीन को ले जाके वो काम उस पर्टिकुलर चीज में कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 11 का सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, एपिनेफ्रिन, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था एपिनेफ्रिन कहां से रिलीज हो रहा है, ये रिलीज हो रहा है एड्रेनल मेड्यूला से। ठीक है, तो एड्रेनल मेड्यूला में एपिनेफ्रिन कब रिलीज होता है, जब आपको कहीं एग्जाम देने जाना है, इंटरव्यू में जाना है, तो बहुत रोंगटे खड़े हो रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है, आपका हार्ट बीट जो है वो एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही टेंशन हो जाएगी, डर लगेगा, स्वेटिंग होगी, ये सब एपिनेफ्रिन के रिलीज होने पे होता है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ग्लूकागॉन का काम क्या होता है, इंसुलिन का जस्ट उल्टा। ठीक है, इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज के, देखिए इसको क्लियरली बताती हूँ। जैसे मान लीजिए पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज एक तरीके का ग्लैंड है। ठीक है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही टाइप का ग्लैंड, यानी कि ये मिक्स्ड ग्लैंड होता है। ठीक है, ये जो पेनक्रियाज है उसमें 2 टाइप के सेल्स होते हैं। एक सेकेंड, देखिए पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज में 2 टाइप के सेल्स होते हैं। एक तो होता है इसमें एसिनी सेल्स, और दूसरे होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, एसिनी सेल्स जो हैं वो लगभग 99% होते हैं। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो सिर्फ 1% होते हैं। ठीक है, एसिनी सेल्स क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं पेनक्रियाटिक जूस, और ये पेनक्रियाटिक जूस कहाँ काम आता है, डाइजेशन में काम आता है। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 2 टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 2 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। कौन से होते हैं 2 टाइप के सेल्स, एक तो होता है इसमें एल्फा सेल्स और दूसरा होता है इसमें बीटा सेल्स। ठीक है, जो एल्फा सेल्स होते हैं वो बनाते हैं ग्लूकागॉन। एल्फा किससे शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, पहले जी शुरू होता है ना, और उसके बाद आपका आई आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बीटा सेल्स क्या है, वो आपका इंसुलिन बना रहा है। ठीक है, इंसुलिन बना रहा है। ग्लूकागॉन जो है वो आपका ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर रहा है किसको, ग्लूकोज लेवल को ये इंक्रीज कर रहा है आपका ग्लूकागॉन।
इंसुलिन जो है वो आपके ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। बॉडी डायबिटीज होती है तो बॉडी में क्या होगा, ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप इंजेक्शन लगाते हो इंसुलिन का, तो इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन जो है वो आपका इंसुलिन जो है वो आपका ग्लूकोज लेवल को कम करेगा, यानी कि जितना भी ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब आपका ग्लूकागॉन कब रिलीज होता है, जब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ही कम है। ठीक है, ग्लूकोज लेवल बहुत कम है तो वो क्या करेगा, सारे के सारे ग्लाइकोजन को तोड़ देगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, सारे ग्लाइकोजन को तोड़ देगा। जैसे ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या रिलीज होता है, ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। ठीक है, तो ग्लूकागॉन क्या करेगा, ब्रेकडाउन ऑफ लिवर ग्लाइकोजन कंटेंट, लिवर की जो ग्लाइकोजन कंटेंट है उसको उसका ब्रेकडाउन करता है। एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर ANF, आपको लास्ट क्लास में आपको बताया था, जिस टाइम पे आपको न्यूरल वाला चैप्टर बता रहे थे उस टाइम बताया था कि जो आपका ANF है यानी कि एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर कौन रिलीज कर रहा है, इसको बनाता है हार्ट सेल। ठीक है, हार्ट सेल बनाता है इसको, ANF को, और ये क्या करेगा, ये BP को कम करेगा। ठीक है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, कैसे कम करेगा एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो ANF हार्ट जो है वो ANF सिक्रीट करेगा, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाएंगी, और जैसे ही ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, तो ANF जो है इस तरीके से काम करता है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो मसल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। देखिए, जिसमें टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है उसी में जो आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये सब जो है स्टिमुलेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो मसल ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। तो A का 4, B का 1, A का 4 तो एक ही में है, तो B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी आप मैच कर लीजिएगा, C का 3rd एंड D का 2nd। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन मैमल्स डज नॉट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल इन कैल्शियम बैलेंस इन द ह्यूमन बॉडी, किसमें ये कंसिस्ट नहीं होता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके दो टाइप के हार्मोन होते हैं जो मेनली रिस्पॉन्सिबल करते हैं। फिलहाल ऑप्शन देख लेते हैं, विटामिन D, पैराथायरॉइड हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन एंड थाइमोसिन। ठीक है, थाइमोसिन तो आपका पहले करेक्ट आंसर तो क्लियर दिख गया आपको कि कौन सा है ऐसा, थाइमोसिन है, क्योंकि थाइमोसिन कहाँ से रिलीज हो रहा है, थाइमोसिन रिलीज हो रहा है थाइमस ग्लैंड से, और थाइमस ग्लैंड में जो थाइमोसिन हार्मोन है वो क्या काम कर रहा है, वो काम करता है T लिम्फोसाइट्स के डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है, T लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएशन, T लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी क्या है, ये आपका जो आपके फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, A, D, E, K, एडिक, फैट सोल्यूबल विटामिन। डी की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, रिकेट्स में सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग, सॉफ्ट हो जाती हैं बोन्स, ठीक है, वीक हो जाती हैं बोन्स, वीकनिंग ऑफ बोन्स जो है वीक हो गई, यानी कि कैल्शियम लेवल क्या है वो चला गया, यानी कि आप कैल्शियम लेवल से रिलेट बात कर रहे हो तो ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मतलब विटामिन डी करेक्ट है। पैराथायरॉइड हार्मोन और टीसीटी यानी कि थायरोकैल्सिटोनिन, इसका थोड़ा सा एक बहुत ही अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन उसको समझिएगा। ये बोन्स है मान लीजिए, ठीक है, अब ये बोन्स में क्या होता है, बोन्स में होता है कैल्शियम, जिसकी वजह से वो इतनी हार्ड होती है। ठीक है, बोन्स के आसपास जो है ये आपका ब्लड, ठीक है, बोन्स के आसपास क्या है, ये आपका यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, ब्लड। ठीक, ये ब्लड है। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पे दो काम कर रहा है, यानी कि एक तो आपका होता है पीटीएच यानी कि पैराथायरॉइड हार्मोन, और एक होता है आपका टीसीटी यानी कि थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। ठीक है, ब्लड में कैल्शियम लेवल मान लीजिए बहुत कम हो गया, ठीक है, ब्लड का कैल्शियम लेवल क्या है, डाउन, लेट सपोज कि ब्लड का कैल्शियम लेवल डाउन है, तो ब्लड जो है पीटीएच को बोलेगा भाई कैल्शियम लेवल मेरे अंदर बहुत कम हो रहा है। ठीक है, तो पीटीएच बोलेगा रुको, बोन से सारा का सारा मतलब बोन से थोड़ा सा कैल्शियम निकाल के दे देगा किसको, ब्लड को। ठीक है, अब ब्लड में बहुत सारा कैल्शियम हो गया, तो बोन्स बोलता है टीसीटी को भाई मेरे में कैल्शियम की लेवल मेरे में कम हो रहा है अब तो टीसीटी क्या करेगा, वो कैल्शियम लेवल बोन से निकाल के कहाँ दे देगा, सॉरी ब्लड से निकाल कहाँ दे देगा, बोन्स में। ठीक है, तो यही काम, ये जो होता है ना यहाँ पे सर्कल, वो यही बनता रहता है यहाँ पे। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि पीटीएच
जो है वो एंटागोनिस्ट है किसके, टीसीटी के, यानी कि पीटीएच जो है जो भी काम करेगा जस्ट उसका ऑपोजिट टीसीटी काम करेगा, ठीक है, वाइस वर्सा, ठीक है। तो टीसीटी क्या कर रहा है, ब्लड से कैल्शियम लेवल को ले जाके किसको दे रहा है, बोन्स को, और पीटीएच क्या काम कर रहा है, बोन से कैल्शियम लेवल निकाल के किसको दे रहा है, ब्लड को, ठीक है। तो यहाँ भी आप कैल्शियम लेवल की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 13 का डी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है, ठीक है, डज नॉट पूछा है ना, तो इसलिए थाइमस है। Question number 14, which of the following organs in mammal does not consist of a central medullary region surrounded by a cortical region? यानी कि इन्होंने स्ट्रक्चर वाइज कोई क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने पूछा है कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसमें कॉर्टेक्स और मेड्यूला, आप जब एक ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे हो तो अगर उसमें कॉर्टेक्स और मेड्यूला दोनों आ रहा है यानी कि वो इसमें प्रेजेंट है, लेकिन पूछा डज नॉट, ठीक है। ओवरी, देखिए ओवरी का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ओवरी में आपको ये जो बाहर की तरफ दिख रहा है ना, इसको आप कहते हो कॉर्टेक्स, जो अंदर की तरफ दिख रहा है इसको आप कह रहे हो मेड्यूला, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनल मेड्यूला होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है ना, तो मेड्यूला रीजन तो ये अंदर वाला एड्रिनल मेड्यूला, और कॉर्टेक्स जो है ये बाहर वाला है कॉर्टेक्स, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए किडनी में ये क्या है, ये किडनी है, किडनी में जो ये वाला पार्ट होता है अंदर वाला, इसको आप कहते हो मेड्यूला, और जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको आप कहते हो कॉर्टेक्स, ठीक है। तो यानी कि एड्रिनल में, ओवरी में और किडनी में, तीनों में ही आपको कॉर्टेक्स और मेड्यूला दिख गया, लेकिन लिवर में ऐसा नहीं दिखता, तो लिवर विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि पूछा है विच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ दीज लेबलिंग, ठीक है। तो 14 का सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 15 is, which is the last question, which of the following condition is not linked to deficiency of thyroid hormone? जो थायराइड हार्मोन के डेफिशिएंसी को लिंक्ड नहीं करता, ठीक है। अब देखिए डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन यानी कि यहाँ पे वो हाइपोथायरॉयडिज्म की बात कर रहे हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि जिसमें थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है। एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि बहुत ज्यादा हार्मोन्स, एक्सेस कंडीशन में हार्मोन जो है वो रिलीज हो रहा है आपके थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। तो देखिए क्रेटिनिज्म, पहला लिखा है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म क्या होता है, जैसे आपको नॉर्मली पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है तो डॉक्टर्स जो है वो मेडिसिन दे देते हैं और वो ठीक भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मेडिसिन ना मिले तो क्या होगा, प्रेगनेंसी, अगर लेडी प्रेग्नेंट है यानी कि उसके वोम में बेबी है, और वो जो बेबी होगा वो उसमें उसका डेवलपमेंट या उसका मैचुरेशन दोनों जो है वो डिफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, सॉरी डिफेक्टिव हो जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ होगा, ठीक है। उसका जो आईक्यू लेवल है वो कम होगा, मेंटल रिटार्डेड हो जाएगा बच्चा, एबनॉर्मल स्किन होगा, ये सब क्रेटिनिज्म में होता है, ठीक है। तो यानी कि ये आपका हाइपोथायरॉयडिज्म, लेट्स सपोज इसको ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं, ठीक है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म आपका क्रेटिनिज्म रिस्पॉन्सिबल है। ग्वाइटर, ग्वाइटर क्या होता है, ग्वाइटर जो है जैसे मान लीजिए जब हमारी डाइट में आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्लैंड जो है वो इनलार्ज हो जाता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो रहा है, क्यों, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो ये भी आपका उसी से रिस्पॉन्सिबल है ग्वाइटर, ठीक है, जिसको हम लोग घेंगा कहते हैं हिंदी में, ठीक है। एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर और मिक्सेडेमा, मिक्सेडेमा जो है ये भी हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से होता है, रेड स्किन हो जाती है, ये आपका मिक्सेडेमा, ये भी आपका हाइपोथायरॉयडिज्म है। एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, एक्सोप्थेल्मिया लिखा है, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। ये हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से होता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि इसमें थायराइड ग्लैंड बढ़ जाएगा, आईबॉल जो है वो बाहर की तरफ ऐसे प्रोट्रूड कर जाएंगे, निकल जाएंगी, बॉडी का मेटाबॉलिक रेट जो है यानी कि वेट लॉस होने लगेगा, वेट लॉस हो रहा है, हाइट जो है हाइट के हिसाब से वेट नहीं है, यानी कि बीएमआर जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, ये सब चीजें हो जाती हैं एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर में, ठीक है। तो दिस इज नॉट लिंक्ड टू डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन, यहाँ पे थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ही रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो 15 का डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो विद दिस ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है एंड 11th के जितने भी चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं उसके क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू।